देखिए आज हम देखेंगे सीजीएल 2021 का जो मेंस का पेपर हुआ है वो पेपर का रिव्यू और कुछ सवाल देखेंगे हम। इसमें करीब करीब आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपको सेम क्वेश्चन जो एग्जाम में आए थे। ठीक है, डेटा इधर उधर हो सकता है लिखने में, बट बाकी आपको चीजें सेम मिलेगी। जो पैटर्न है सवाल का वो सेम मिलेगा। और सवाल बोले रिव्यू तो आपको इजी ही रहा है, पेपर इजी साइड में रहा है। जैसे जो 18 सीजीएल 18 का जो पेपर था या फिर सीजीएल 20 का जो पेपर था उससे बहुत ही आसान रहा है। और सीजीएल 19 के जो 18 नवंबर का जो पेपर था उससे आई थिंक स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर था पेपर, क्योंकि नंबर सिस्टम के जो कुछ सवाल थे और जो सीरीज का सवाल था वो थोड़े से अच्छे लेवल के थे। चलिए तो फिर बाकी एक एक करके हम सारे सवालों का रिव्यू करते हैं। देखिए ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर 19 दे रखा है, एक्स वाई बराबर -6 है, तो आपको एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। देखिए आप यहाँ से गेस भी कर सकते थे कि अगर एक्स वाई बराबर -6 है तो आप इसका वैल्यू 3 और -2 भी रख सकते थे। अगर आप 3 रखोगे तो एक्स क्यू का वैल्यू जो बनेगा वो 27 बनेगा और वाई क्यू का वैल्यू -8 बनेगा, तो आपका 19 बन जाएगा। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू 3 और -2 रखोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1। एक्स प्लस वाई का वैल्यू 1 मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिए हेक्सागन दिया हुआ था आपको, साइड उसका 36 दिया हुआ था, आपको एरिया निकालना था एबीसी का। देखिए हेक्सागन हम बना लेते हैं। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, आपको आंसर ही तो निकालना है। देखिए एबीसीडी हेक्सागन है और आपको एबीसी का वैल्यू पूछ रखा था। अब देखना ये क्या होता है, अगर आप इसको सेंटर से सारे ट्राइंगल को ज्वाइन कर दोगे ना, इसमें 6 ट्राइंगल होते हैं। ठीक है, देखिए ये 6 ट्राइंगल होता है, तो आपका जो एबीसी का एरिया बनेगा, एबीसी का एरिया कितना बनेगा, वो आपका एक ट्राइंगल के बराबर हो जाएगा। इस वाले पोर्शन का आपका एरिया पूछ रखा है, तो आप देखना ये यहाँ से 2 ट्राइंगल बनता है, ये एक नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। लेकिन आपका इसका दोनों का आधा कर दिया, इसका मतलब ये कितना होता है, 1/6 होता है हेक्सागन के एरिया का। बस आपको यही चाहिए था। आप यहाँ से क्या बोलते हैं, साइड 6 सेंटीमीटर। अब पता है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, तो साइड 2 वाले का एरिया कितना होता है, √3 होता है। तो अगर 18 टाइम्स हो गया तो एक ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, वो होगा 324 √3, क्योंकि 18 का आप स्क्वायर करोगे 324 √3 बनेगा एक ट्राइंगल का एरिया। आपको पता है हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, तो 6 आप मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन आपको एबीसी का एरिया चाहिए तो आप 6 से डिवाइड भी करोगे, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 324 √3। आसान सा सवाल था। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है कि 400 से लेकर के 400 और 600 के बीच में कितने बार कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिसमें 6 जो है वो एग्जैक्टली 2 टाइम्स अपीयर होगा। तो देखिए इसमें आपको आंसर क्या हो जाता है ना, वो हो जाता है 466 और फिर 566, ये 2 नंबर मिलते हैं आपको। फिर आप 600 में जब एंटर करोगे तो 6 से लेकर के फिर आपको यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो 656 तक, ये मिल गया आपको 6 नंबर। 2 नंबर आपको पहले यहाँ से मिल गए थे, और फिर आप यहाँ से देखना 660 से लेकर के आपको मिलेगा 669 तक। लेकिन इसमें से आप एक नंबर माइनस करोगे तो 10 में से 9 यहाँ जाएगा, 9 नंबर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको मिल जाएगा 676, 686 और 696, ये 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो देखना टोटल सम कितना होगा, 9 3 12 6 18 और 2 20, यानी आपका फाइनल आंसर कितना बनता है, ये आपका आंसर बन जाता है 20। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए हाइट एंड डिस्टेंस का ये सवाल दिया हुआ था। हाइट एंड डिस्टेंस का बोल रहा है कि अ मैन वाज 1.8 मीटर टॉल and the length of elevation of a building is 30 degree when he sees it and the distance between the foot of the building was 30 √3। देखिए यहाँ से सिंपल सी बात बोल रहा है, एक मैन है, पहले आप इसका हाइट ले लो, ऐसे ही यहाँ से होगा इतना डिस्टेंस है 1.8 मीटर का, ये आदमी है, ये 1.8 हो गया। अब यहाँ से देखिएगा तो इसके जो आई से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। देखना डिस्टेंस दिया हुआ 30 √3 का, आपको पता है ये 30 है तो ये 60 बनेगा, तो √3 अगर इसको करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। तो हाइट हो गया 30 और इसका जो पूरा होगा हाइट यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो आप देखना ये क्या हो जाएगा 30 + 1.8, ये हो जाएगा आपका 31.8। ये भी आसान सा सवाल था। देखिए दिया हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है 12 सेंटीमीटर का और आपको इन रेडियस का लेंथ बताना था। इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a/2 √3। आप क्या कर लोगे, यहाँ से 2/√3 से डिवाइड कर लो, ये हो जाएगा 6, 2 √3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ इक्विलेटरल राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, इसमें बी बराबर 90 डिग्री है, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, और आपको लेंथ चाहिए बीडी स्क्वायर का। यहाँ से सिमिलैरिटी से आप इसको निकाल सकते हो, ए बी सी होता है और बी डी अगर परपेंडिकुलर है ना
तो बी डी का वैल्यू क्या होता है, बी डी बराबर होता है रूट ओवर, ये अगर डी है ये होता है ए डी इंटू सी डी के बराबर। तो आप यहाँ से बी डी का स्क्वायर का वैल्यू क्या बोलोगे, ए डी इंटू सी डी के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, दिया हुआ सम ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 70 यानी x लेस देन वाई एंड y लेस देन जेड, यानी आपका z जो है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ से अलग अलग वैल्यूज पे प्राइम नंबर पे आप चेक कर सकते थे, ऑप्शन के हिसाब से आपको ऑप्शन से मदद लेना था इसमें। तो आप z का वैल्यू अगर 37 रखोगे तो आपका x का वैल्यू बनेगा 31 और y का वैल्यू बनेगा 2, ये हो जाएगा आपको सम 80 दे देगा आपको। और देखना ये 2 में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 जो है वो ओनली इवन प्राइम नंबर है, तो 2 प्राइम नंबर है, आपको ये क्लियरिटी होना चाहिए, तभी आप इसको आसानी से कर पाओगे। 2 आपका ओनली इवन प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 2 आप इसमें ले सकते हो क्योंकि ये प्राइम नंबर होता है। नेक्स्ट देखिए, ये डेटा दिया हुआ है, पता नहीं ये डेटा कितना सही है, इस डेटा के हिसाब से आप अगर सॉल्व करोगे तो ये कितना मिल जाएगा, 2/5 वर्क करता है 12 दिन में, यानी ए करेगा, टोटल कितना दिन लगेगा इसको करने में, 30 डेज। बी कितना वर्क करेगा, बी अगर बोल रहा है ना कि बी इज 25% इफिशियंट, मोर इफिशियंट इसको होना चाहिए, मोर इफिशियंट देन ए। तो अगर ये 25% मोर इफिशियंट है ना, तो इसको टाइम कितना लगेगा, अगर आप इसको PSR से कर सकते हो, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो से, कि अगर ये +1/4 है ना तो ये -1/5 टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर ए को 30 डेज लग रहा है तो इसको 24 डेज लगेगा। अब देखिए ये बोल रहा है कि सी टेक्स 12 लेस देन बी, अगर बी को 24 दिन लगे हैं तो सी को कितना दिन लगेगा, 12 दिन। फिर बोल रहा है डी इज 25% लेस देन सी, तो डी को कितना टाइम लगेगा, अगर ये -1/4 है डी से तो इसको +1/3 का टाइम लगेगा। ये भी PSR से आप कर सकते हो, क्योंकि जो आपका वर्क होता है, वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू डेज, ठीक है, कितना डेज है, और अगर मल्टीप्लाई पे है तो आप प्रोडक्ट स्टेबिलिटी रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर ये 12 था तो +1/3 करोगे इसमें तो ये 16 बनेगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना लोगे, सबसे बड़े नंबर को पहले आपको एलसीएम लेना है 30। अब देखिए इसमें 6 × 5 है, 6 × 4 है, यानी 4 आपको लेना पड़ेगा। अब ये 12 है तो 4 भी है इसमें, 3 भी है, 12 भी है इसमें। अब 16 में देखिए 4 हो गया, 4 में 2 है, 2 इसमें और लेना पड़ेगा, यानी 240 हो गया एलसीएम। तो ए बराबर कितना हो गया, ये 8 यूनिट पर डे करता है, ये हो गया 10 यूनिट पर डे, सी का हो गया 20 यूनिट पर डे, डी का हो गया 15 यूनिट पर डे। यानी ये लोग अगर साथ में एक साथ काम करेगा तो कितना हो जाएगा, 30, 38, 43 यानी 50, यानी टोटल डेज कितना लगेगा, ये हो जाएगा 250/53। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है इनकम रेशियो ऑफ BCDE बराबर 2, 3, 4, 5, देन रेशियो देन इनकम ऑफ BCDE वाज इंक्रीज्ड बाय 20%, 30%, 40%, 50%। सो द इंक्रीज्ड इनकम ऑफ D इज 560। अब देखिए D का कितना था, 4, यानी आप इसको 4x बोल लो इसको, और D को बोलो 50% से बढ़ा दो, यानी 7/5 कर दो, 40% से बढ़ा रहा है D को, तो ये हो गया 560, यानी 7 8 टाइम्स आएगा 80 बनेगा। x का वैल्यू कितना आ गया 100, यहाँ से 400 बनेगा, आप 4 से डिवाइड करोगे आप तो 100, तो आपको टोटल सम कितना हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9 और 5 14, यानी 1400 आपका इधर आ गया। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है मिक्सचर ऑफ 100 लीटर, द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर वाज 2:3 इफ 10 liters ऑफ मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड विथ 10 liter ऑफ मिल्क and this process was repeated 2 times further, then find the percentage of milk in the final mixture। देखिए ये जो मिक्सचर वाले केस होता है ना, इसमें आपको परसेंटेज देखना होता है, ठीक है। ये 10 लीटर है यानी 100 का, और 10 लीटर एक्सचेंज कर रहा है 100 लीटर का, यानी 10% हमेशा एक्सचेंज करेगा। अब देखना आप एक्सचेंज तो कर रहा है तो ये रिप्लेस कर रहा है मिल्क से, मिल्क के साथ, तो आपका जो वाटर का परसेंटेज है ना, वाटर अभी कितना परसेंट था 2:3, मतलब वाटर कितना हो गया, वाटर हो गया 60%। तो वाटर अगर 10% मिल्क अगर हर बार एक्स्ट्रा ऐड करेगा तो वाटर आपका 10% से हर बार डिक्रीज करेगा। अब ये प्रोसेस कितना बार हुआ है, 1 लीटर यहाँ पे किया और फर्दर 2 टाइम्स और बोल रहा है, रिपीटेड 2 टाइम्स फर्दर। तो आप इसको 3 बार 10% माइनस कर लोगे, यहाँ से 10% माइनस करोगे तो ये बनेगा 54, ये होगा वाटर का परसेंटेज, ठीक है, ये 54, फिर 10% इसमें माइनस करोगे 5.4, ये बनेगा आपको 48.6, फिर आप इसमें 10% माइनस करोगे तो 4.86 आपको माइनस करना पड़ेगा, 5 माइनस करो तो 43.6 बनेगा, और उसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 14, यानी 43.74। ये हो गया आपका वाटर का परसेंटेज। तो मिल्क का परसेंटेज कितना होगा, 100 में से माइनस करोगे आप तो ये बनेगा 56.26%। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट
देखिए डेटा इधर उधर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही सवाल आया हो, कुछ आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो इसमें दिया हुआ है प्रिज्म विथ बेस जो है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का, प्रिज्म का बेस क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका साइड दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, हाइट वाज गिवन 10 सेंटीमीटर, हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म में आप क्या करोगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो 5 टाइम्स हो गया, साइड 2 वाले का एरिया कितना होता है, 2 वाले का एरिया होता है √3। अब ये 5 टाइम्स कर दिया ना इसको, ये 5 टाइम्स हो गया तो एरिया कितना होगा 25 टाइम्स, तो 25 √3। लेकिन आपको पता है कि प्रिज्म है तो 2 बेस होगा, तो टोटल बेस जो ऊपर और नीचे दोनों मिला करके होगा 50 √3, 2 टाइम्स इसको करिएगा। फिर आपको पता है कि ये रेक्टेंगल बनेगा 10 × 10 का, 10 × 10 का 3 रेक्टेंगल बनेगा, तो ये 300, यहाँ से आपको सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, अगर ये डेटा था तो आपका आंसर कितना होगा 50 √3 प्लस 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये डेटा था तो आपका आंसर ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट, ये दिया हुआ स्ट्रेट लाइन x बराबर a इज नॉट इक्वल टू 0 देन लाइन इज पैरेलल टू। अब ये ग्राफ में अगर कोई भी लाइन अगर x बराबर समथिंग फिक्स किया हुआ ना, जैसे x बराबर मान लीजिए 4 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 3 ये 4 है, अगर ये वाला, तो अगर ये x बराबर 4 है ना, तो ये देखिए आप लाइन जो होगा वो हमेशा बाई एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। आप इसमें x का वैल्यू y का वैल्यू कुछ भी लेते रहोगे आप, और x का वैल्यू हमेशा 4 लेना पड़ेगा। जैसे y यहाँ पे मान लीजिए 4 और 6 हो गया, फिर आप यहाँ पे ले सकते हो 4 और 3 हो गया, तो ये आपका लाइन जो होगा वो हमेशा y के पैरेलल होगा, y का वैल्यू चेंज होते रहेगा और x का वैल्यू सेम रहेगा, ये आपका पैरेलल टू y एक्सिस होता। नेक्स्ट, देखिए द एवरेज ऑफ 7 चिल्ड्रन इज 28 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 चिल्ड्रन इज 30 and the age of 4 children, fourth children was 4 less than the 5 children, fifth children, and the average age of last 2 children was 5 more than the average of first 3, then to find the average of age of fourth and fifth। देखिए बोल रहा है कि 7 चिल्ड्रन का एवरेज कितना है 28, यानी टोटल जो सम हो गया सबका एवरेज का वो कितना होगा 196, 28 × 7 करोगे 196, और फर्स्ट 3 का बोल रहा है 30 एवरेज, यानी फर्स्ट 3 का एवरेज सम कितना हो गया 90, और ये देखिए फोर्थ चाइल्ड वाज 4 लेस देन द फिफ्थ चाइल्ड, तो फिफ्थ जो चाइल्ड है उसका अगर आप बोलोगे कि एज x है, फोर्थ का कितना होगा, ये हो जाएगा x - 4, क्योंकि इसका 4 कम था। और एवरेज ऑफ द लास्ट 2 चाइल्ड, तो लास्ट जो 6th और 7th है उन दोनों का एवरेज कितना बोल रहा है 5 मोर देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3, फर्स्ट 3 का एवरेज कितना था 30, यानी इन दोनों का एवरेज कितना हो गया 35, सम कितना होगा 35 × 2 बराबर 70 करोगे आप। अब देखिए 90 और प्लस 70 मिल रहा है आपको 5 लोगों का, तो ये हो गया 160, तो आपको बच कितना गया 196 माइनस 160 करोगे तो 36 बच रहा है, जो 2 यानी 4 और 5 का जो बच रहा था ना, वो एज कितना मिल गया टोटल, वो हो गया 36, तो इसका एवरेज कितना होगा, एवरेज आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो मिल गया आपको 18, तो आपको एक्स मानने की भी जरूरत नहीं थी, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, देखिए बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल वाज सेम, first article was sold at 28% profit and second article was sold at 24% loss, sum of selling price was given इतना, अच्छा दोनों का SP का सम दिया हुआ है, find the total cost of article, find the cost price of article, दोनों आर्टिकल का आपको कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। देखिए अगर टोटल SP इतना है ना, तो एक का SP कितना होगा, SP बराबर किया हुआ है, तो एक का SP कितना हो जाएगा 24,320। अब आप SP1 आपको निकालना है, तो आप इसको डिवाइड कर दो, फर्स्ट आर्टिकल को 28% का प्रॉफिट पे बेचा गया, यानी 128 से डिवाइड कर दो, SP2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,320, अब डिवाइड कर दो इसको 24% का लॉस है, यानी 76 डिवाइड कर दो, दोनों आप डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू मिल जाएगा 19,000 और इसका वैल्यू मिल जाएगा 32,000, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, देखिए बोल रहा है कि क्यूब रूट ऑफ n एंड इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 6 and 7, फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज फॉर n इफ गिवन n इज एन इंटीजर। देखिए आपको बोल रहा है कि जो क्यूब रूट ऑफ n है ना, इसका वैल्यू जो है वो 6 से लेकर के 7 के बीच में है, बिटवीन दिया हुआ है, तो आप 6 और 7 को कंसीडर नहीं कर सकते, यानी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग और 6.9 समथिंग समथिंग होगा, 7 तक आपको नहीं जाना है। तो आप इसके लिए वैल्यू n अगर इंटीजर है तो आप क्या रखोगे, तो आपको पता है कि 216 का क्यूब रूट होता है 6, यानी आपको 217 रखना पड़ेगा, तभी आप 6.1 तक पहुंचोगे। और लास्ट नंबर आप क्या बोलोगे कि अगर 343 रहता तो 7 हो जाता, यानी आप 342 तक लिख सकते हो। अब इन दोनों के बीच में कितना नंबर है आपको पता है, इसको माइनस करोगे आप तो मिलेगा 125, प्लस 1 करोगे आपको तो 2 ऐड हो जाएंगे इसमें,
तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 126 नंबर्स। ये भी आसान सा सवाल था। नेक्स्ट देखिए इसमें दिया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन, कुछ ऑप्शंस थे आपको जिसमें आपको इससे बड़ा वैल्यू लाना था। तो आप क्या कर सकते थे, पावर को आप सेम कर लेते या फिर आप बेस को सेम कर सकते थे या पावर को, जिस हिसाब से ऑप्शन होता आप उसको कर सकते थे। तो ये सवाल आपका। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर वाज गिवन एंड कॉर्ड 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपको। देन फाइंड द एंगल मेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये दिया हुआ है, ये है कॉर्ड आपका ए बी, मान लो आप, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो 10 ये हो गया। आपको पता है ये अगर सेंटर से ज्वाइन करोगे तो परपेंडिकुलर होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये वैल्यू भी 5 सेंटीमीटर। बताइए 5 सेंटीमीटर, तो आपको पता चल गया 90 डिग्री के ट्राइंगल में अगर 1:2 का रेशियो है, इसका मतलब ये √3 का रेशियो बनेगा और ये हो जाएगा कितना वैल्यू 5√3, यानी ये वैल्यू कितना हो गया 30 और ये वैल्यू कितना हो गया 60। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे तो यहाँ पे भी 30 बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू 10 बनेगा, 5 ये है तो 5√3 ये था, तो यहाँ पे भी 30 बनेगा। तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल हो जाएगा आपका 30 + 30 60 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, ए बी बराबर 6, पीक्यू बराबर 6, बीसी बराबर 8, ओआर बराबर 8 दिया हुआ है, एसी बराबर 10 है, पीआर बराबर 10। अब बना लो इसको दोनों को, ए बी सी है ट्राइंगल और पी क्यू आर है, पी क्यू आर। ए बी बराबर 6 दिया हुआ है, पी क्यू बराबर भी 6 है, ठीक है। बी सी बराबर 8 है, क्यू आर, अच्छा ये क्यू आर होना चाहिए था, क्यू आर बराबर 8 है और ए सी का वैल्यू 10 है और पी आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 90 डिग्री ट्राइंगल बनेगा, ठीक है, क्योंकि 6 8 10 है ना, 6 8 10 क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल हो गया दोनों। और अगर साइड बराबर है तो आपको पता है कॉन्ग्रुएंट भी होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि प्रॉपर्टी क्या होता है, वो 3 तरीके से आप कॉन्ग्रुएंट डिसाइड कर सकते हो। तो उसमें ये पहला फॉर्म है कि अगर आपको तीनों साइड इक्वल है तो वो कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्राइंगल होंगे। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल भी है, कॉन्ग्रुएंट भी है। तो अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, लेंथ एंगल ऑफ ए बराबर दिया हुआ है x सेंटीमीटर, x डिग्री, तो ये x दिया हुआ है, ये कितना होगा c, ये होगा 90 - x। अब देखिए अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्राइंगल तो इसमें भी सेम वैल्यूज होगा। तो अगर ए बराबर x है, p बराबर कितना होगा x डिग्री ही होगा और r बराबर कितना होगा 90 - x। आपको पूछ के रखा है एंगल r, तो एंगल r का वैल्यू कितना होगा, एंगल r बराबर होगा 90 - x डिग्री। ये होता है आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए पूछ रहा है tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू। ये आपको याद होना चाहिए कि tan थीटा प्लस cot थीटा क्या होता है, sec थीटा इंटू cos थीटा। ये वैल्यू आपको जुबान पे होना चाहिए, जैसे ही पूछे आपको आंसर पता होना चाहिए। निकालना कैसे है, इसको एक बार याद करके रख लो कि tan थीटा है तो इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cot थीटा है तो cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसको आप एलसीएम ले लो, sin थीटा इंटू cos थीटा बन जाएगा, डिवाइड करोगे तो ये बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये ऊपर में बोलोगे 1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, इसको बोलोगे sec थीटा इंटू cos थीटा। ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए एकदम, कोई भी हाल में आपको ये वैल्यूज याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ tan थीटा प्लस sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखिए आप इसको दो तरीके कर सकते हो, पहला कि आप इसको कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ऊपर से इसको मल्टीप्लाई करो, नीचे भी मल्टीप्लाई करो प्लस में करके। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं करता, मैं इसको करता हूँ पहले मैं इसको साइन में चेंज करूंगा, ठीक है। कॉस से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता है नीचे में कॉस रहता है तो कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, फिर सेक इंटू कॉस करोगे तो 1 बनेगा माइनस कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा, माइनस में 1 आएगा, फिर प्लस में कॉस थीटा बनेगा। तो ये है इसका जो रियल फॉर्म है, साइन थीटा और कॉस थीटा का फॉर्म में मैं इसको लाता हूँ। फिर देखिए इसको टोटल 6 टाइप हो सकते हैं, मैं आपको कभी इसको पूरा याद करने का तरीका भी बताऊंगा और मैं कैसे देखता हूँ। तो अगर साइन कॉस में लाने के बाद जो वैल्यू, अगर ये प्लस माइनस हो रहा है ना, तो जो वैल्यू जो साइन 1 का होता है वही साइन आपका आंसर में भी होगा। और अगर साइन दोनों में पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या बनेगा, सेक और टेन का बनेगा, ठीक है। अगर साइन दोनों में पॉजिटिव है तो सेक और टेन का बनेगा, और अगर ऊपर में 1 पॉजिटिव है तो ये वैल्यू प्लस ही होगा, जो ऊपर का साइन रहता है वही डिसाइड करता है। तो आपका फाइनल वैल्यू कितना बनता है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये है आपका आंसर। मैं इसको आपको 6 फॉर्म है, मैं किसी वीडियो में स्पेशल वीडियो बना करके आपको 6 का 6 फॉर्म आपको
बता दूंगा और याद करने का तरीका भी बता दूंगा कि आपको याद कैसे कर सकते हो। फिर इसका देखिए एक फॉर्म ऐसा वाला भी होता है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। देखना आप इसमें ये होता है दोनों पॉजिटिव वाला केस, ये केस भी मैं आपको बता दूंगा, आप आसानी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट फिर क्या दिया हुआ, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ था और कुछ हाइट दिया हुआ था। देखिए ये डायगोनल था आपका और ये हाइट दिया हुआ था दोनों तरफ से। आप क्या करते हैं, हाफ इंटू डायगोनल इंटू h1 प्लस 2। इस पे एक सवाल था, डेटा क्लियर नहीं था, इस पे एक सवाल आया हुआ था। नेक्स्ट देखिए अलजेब्रा का एक फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। अब देखिए इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो आप 1 2 3 रख करके भी काम चल जाएगा आपका, या जीरो भी आप कुछ बना सकते हो इसमें से। वैसे आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ तो आपको याद होना ही चाहिए। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स किसके बराबर क्या होता है, ये होता है एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस वाई जेड इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स प्लस जेड, और ये प्लस कितना होता है 3xyz। तो ये वैल्यू का जो वैल्यू बनता है इसका, इस एक्सप्रेशन का, वो होता है ये। और आपका जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू देखना क्या बनता है, x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड इंटू जेड प्लस एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है, ये पूरा सिमिलर रहेगा और यहाँ पे प्लस केवल 2xyz होगा। तो आप देखना क्या होगा कि वहां से इसका नीचे का वैल्यू आ जाएगा प्लस 2xyz और ऊपर में से 3xyz। अब ये जब अब आप एक xyz को माइनस कर दोगे तो दोनों सेम हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 1। तो ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है कंपोजिट नंबर आपको फाइंड आउट करना है 53 से लेकर के 97 के बीच तक का। देखिए टोटल नंबर कितना है, तो आप बोलोगे 97 माइनस 53 और 1 से डिवाइड करोगे प्लस 1 करोगे, तो ये वैल्यू कितना बनेगा 45। यहाँ से 44 मिलेगा प्लस 1, तो 45 टोटल नंबर है आपके, और इसमें से आपको प्राइम नंबर ढूंढना पड़ेगा। तो प्राइम नंबर कितना होता है, इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर आपको मिलेगा जब आप निकालोगे तो वो मिलेगा 10। तो अब इन दोनों को माइनस कर लोगे, 45 माइनस 10, ये होगा आपका कंपोजिट नंबर। यहाँ कितना मिलेगा 35, ये होगा आपका। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ सिलेंडर है, उसका रेडियस r दिया हुआ है, हाइट h है, वॉल्यूम दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब होगा ये। रेडियस इज डबल, बोल रहा है कि अगर रेडियस इसका डबल कर दिया जाए, हाइट रिमेन कांस्टेंट, हाइट आपका सेम रखा है, तो फाइंड द न्यू वॉल्यूम सिलेंडर। अब देखिए क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, वो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई r स्क्वायर एच। अब आप इसको हाइट को तो सेम रख रहे हो, अब r को डबल कर रहे हो, तो ये कितना बनेगा, अब यहाँ से 2r अगर कर दिया आपने तो ये होगा 4r स्क्वायर, यानी सिर्फ जो आपका मल्टीप्लीकेशन आएगा ना वो सिर्फ 4 का आएगा। तो आपका न्यू वॉल्यूम कितना होगा 4 इंटू 400, तो पहले से था, ये होगा आंसर कितना होगा 1600 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट देखिए बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज ऑफ फर्स्ट 148 इवन नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड नंबर। देखिए एवरेज क्या होता है, जो आपका फर्स्ट इवन नंबर होता है ना, फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज, फर्स्ट इवन नंबर का एवरेज होता है n+1, और एवरेज ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर का कितना होता है, ऑड नंबर का होता है n। तो यहां से आप बोलोगे कि फर्स्ट 148 इवन नंबर का एवरेज कितना होगा 149, डिफरेंस चाहिए तो माइनस करोगे आप, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 129 ऑड नंबर का कितना होगा एवरेज, वो 129 के बराबर ही होगा। यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए पहले से ही, ताकि आप क्विकली कर पाओ। देखिए कुछ सीरीज दिया हुआ था और उनके बीच का जो कॉमन टर्म्स था उसका आपको सम बताना था। जैसे S1 कोई सीरीज था और S2 कोई सीरीज था, और इन दोनों के बीच कुछ कॉमन टर्म्स बन रहा था और उसका आपको सम करके बताना था। ये था आपका एक सवाल। नेक्स्ट ये एक अच्छा सवाल था मेरे को लगा, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में। ये देखिए क्या करना था आपको, 99, ये क्या लिखा हुआ 99 इंटू 11/99, और ऐसे करके दिया हुआ है 99 इंटू 13/99, और ये जा रहा है 99 इंटू 67/99 तक का। तो पहले तो आप नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करने की कोशिश करो कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है। तो देखो ये 11 से और 67 तक गया, दो का डिफरेंस है, इसको माइनस करोगे ये मिलेगा 56/2 प्लस 1, यानी टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 29 नंबर। 29 नंबर आपको पहले पता कर लेना है, तो आपको पहले तो सम हो जाएगा 99 इंटू 29 प्लस फिर आपको करना पड़ेगा ये जो सम है इनका, यानी 11/99 से लेकर के 67/99 तक का सम।
अब यहाँ से 1/99 कॉमन ले सकते हो। फिर इन दोनों का सम के लिए आपको पता है n/2 इंटू ए प्लस एल करोगे, एपी का है n/2 इंटू ए प्लस एल करोगे तो 11 प्लस 67 बनेगा। अभी देखना कितना हो जाएगा 68 78 यानी 2 से डिवाइड करोगे 39 बनेगा, यानी 39 इंटू 29 अपॉन 19 और प्लस 99 इंटू 29, ये आपका फाइनल वैल्यू बनेगा। आप ऑप्शन में चाहो तो 29 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो और 29 का मल्टीपल भी आपका ऑप्शन में रहेगा, नहीं तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई कर लेना और फिर 99 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, यानी 99 का स्क्वायर और इंटू 29 आपको करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगेगा आपको करने में। फाइनल आंसर क्या बनता वो है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ये ट्रिगो का सवाल था। देखिए आपको पता है कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो वैल्यू कितना बनेगा, अगर दोनों का सम अगर 90 आ रहा है तो वैल्यू 1 बनता है। सिमिलर केस है कॉसेक सेक में भी, तो ये दोनों का वैल्यू अगर 90 है जोड़ने के बाद तो आपको 1 बनेगा, तो यहाँ से 1 बनता प्लस 3 इंटू यहाँ से 1 बनेगा, तो यहाँ आपको वैल्यू कितना होगा टोटल, वो 4 हो जाएगा। और कुछ शायद टर्म्स दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए, टू सर्कल ऑफ इक्वल रेडियाई 36 सेंटीमीटर पास थ्रू ईच अदर सेंटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड। इसका आंसर शायद गलत दिया हुआ था ऑप्शन में, 36√3 नहीं दिया हुआ था आपके ऑप्शन में। देखिए ये अगर सेंटर था इसका और ये सेंटर था इसका, ये पास करता है तो आपको पता है कि ये जो कॉमन कॉर्ड बनेगा, ये कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या होता है, ये कॉमन कॉर्ड बराबर क्या होता है, ये होता है r√3। इसको कैलकुलेट करोगे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। तो आपको जो अगर साइड दिया हुआ 36 सेंटीमीटर तो आपका आंसर भी कितना होगा 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन शायद गलत दिया हुआ था। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ x प्लस 1/x बराबर √3 दिया हुआ है और आपको निकालना है x क्यू प्लस 1/x क्यू, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 निकालना है आपको। तो आप यहाँ से x क्यू प्लस 1/x क्यू कैलकुलेट करोगे पहले, ये वैल्यू बनेगा 0, क्योंकि 3√3 होगा माइनस में 3√3 जाएगा तो 0 बनेगा। तो x की पावर 6 का वैल्यू बनेगा -1, तो आप यहाँ पे रख सकते हो -1 प्लस 1/-1 जो कि वैल्यू बनेगा -2 के बराबर। तो आंसर क्या होगा -2। तो देखिए ये थे 30 सवाल जो आपके CGL 21 मेंस में आए हुए सवाल थे। तो पेपर इजी ही रहा है फाइनली, और ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आए थे, और कुछ सवाल आपके पार्टनरशिप के थे, और DI का कुछ सवाल लोगों ने बोला कि बेहतर है, और पार्टनरशिप के सवाल इजी थे। 2 पार्टनरशिप का भी सवाल आया था आई थिंक, और कुछ DI के सवाल बने थे आपके। तो ओवरऑल पेपर अच्छा रहा है। अगर आपके अटेम्प्ट 85 प्लस हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट है इस बार। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, और आपको इसका PDF, इस पूरे सवाल का 30 क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।